प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। पिछले 3 दिन में दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में बहुत सारे पन्ने जुड़ गए हैं और अभी कुछ और जुड़ने बाकी हैं। 4 अक्टूबर को सबसे पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की संजय सिंह के घर पर। 10 घंटे की मैराथन छापेमारी के बाद शाम को गिरफ्तारी भी हो गई। फिर कल यानी कि अगले दिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को 5 दिन की कस्टडी भी सौंप दी संजय सिंह की। और अब खबर यह है कि संजय सिंह के 2 करीबी लोगों को आमने सामने बैठाकर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, इंटेरोगेशन आगे बढ़ेगी। ये 2 करीबी, उनमें से एक सर्वेश मिश्रा और दूसरा विवेक त्यागी। ईडी का दावा यह है कि यही वो 2 लोग हैं जिनके जरिए 200 करोड़ रुपए की रकम इधर से उधर की गई, यानी कि पार्टी तक पहुंचाई गई। संजय सिंह की गिरफ्तारी इस मामले में तीसरी बड़ी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी है, क्योंकि इसके ठीक पहले पिछले साल सितंबर में विजय नायर को गिरफ्तार किया गया था, जो आम आदमी पार्टी का मीडिया इंचार्ज भी है। और उस समय आरोप यह था विजय नायर पर कि इसी विजय नायर नाम के शख्स ने दक्षिण भारत के शराब कारोबारियों के जरिए 100 करोड़ रुपए की रकम आम आदमी पार्टी तक पहुंचाई। तीसरी बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की इसी साल 26 फरवरी को। लेकिन अब इन तमाम गिरफ्तारियों को लेकर, ईडी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस एक्शन को लेकर राजनीतिक पार्टियों का हल्ला बोल जारी है। कल पूरे दिन राजधानी दिल्ली एक तरीके से अखाड़ा बनी हुई नजर आई और किस किस तरीके के बयान ईडी की इस कार्रवाई पर सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि विपक्ष को काबू में रखने की कोशिश है, धमकाने की कोशिश है, क्योंकि केंद्र सरकार जानती है कि 2024 में हार रही है और इसीलिए देश में डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। आतिशी मरलिना का कहना है, मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, कि 5 दिनों में इंडिया ब्लॉक के 8 नेताओं के घर छापा डाला गया। मोदी जी को समझ में आ गया है कि वो हारने वाले हैं। सांसद समाजवादी पार्टी डिंपल यादव कह रही हैं कि बीजेपी समझ गई है नीतियां फेल हैं, 2024 में सरकार नहीं बनेगी और इसीलिए देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का जो आरोप है वो दूसरी किस्म का है। सुधांशु त्रिवेदी सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी सबसे भ्रष्ट पार्टी है। मनोज तिवारी जांच की आंच को अरविंद केजरीवाल तक पहुंचा रहे हैं कि शराब घोटाले का किंगपिन अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। तो इस तरह के बयान भी हैं। लेकिन विपक्ष के आरोप कि ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्ष को डराने की कोशिश हो रही है, क्या वो दावे या फिर क्या इस तरीके के जो बयान हैं वो सच्चाई की तरफ भी इशारा करते हैं? मैं महज 2 दिन के आंकड़े आपके सामने रखूंगी। ये 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के आंकड़े हैं, जिनमें विपक्ष के 7 नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड हुई है। कहां कहां? अभिषेक बनर्जी सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के, शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्हें ईडी का समन जारी हुआ। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, 4 अक्टूबर को जमीन घोटाला मामले में ईडी का 5वां समन जारी हुआ। संजय सिंह की अरेस्टिंग हो ही गई 4 अक्टूबर को। रतन घोष मंत्री हैं पश्चिम बंगाल सरकार में, ममता सरकार में। 5 अक्टूबर को नगर पालिका भर्ती घोटाले में ईडी का 12 ठिकानों पर छापा डाला गया। एस जगत रक्षकन 5 अक्टूबर को डीएमके के सांसद हैं, इनके खिलाफ भी आयकर विभाग की 40 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई। मगंती गोपीनाथ हैं विधायक बीआरएस तेलंगाना, भारत राष्ट्र समिति केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के विधायक हैं। 5 अक्टूबर को इनके खिलाफ भी चिटफंड मामले में आईटी की 14 जगहों पर रेड डाली गई। और अबू आजमी नेता समाजवादी पार्टी, 5 अक्टूबर को ही बेनामी संपत्ति मामले में इनके करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड डाली गई। विपक्ष के तमाम नेता ईडी और सीबीआई के शिकंजे में है, ये बात साफ है। राहुल गांधी, चरणजीत सिंह चन्नी, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, लंबी लिस्ट है। संजय राउत, हेमंत सोरेन, अभिषेक बैनर्जी। और इसी तरह का आरोप विपक्ष लगा भी रहा है। लेकिन बहुत सारे राजनेता ऐसे भी हैं जिन्होंने पार्टी शिफ्ट कर ली, पाला बदल लिया, तो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई को रोक दिया गया या फिर उन कार्रवाइयों में आगे चल क्या रहा है, इस बाबत अभी जानकारियां किसी के पास नहीं। हिमंता बिस्वा शर्मा
आसाम के मुख्यमंत्री हैं, शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी बनाया था सीबीआई ने। एक्शन जहां का तहां रुका हुआ है। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में हुआ करते थे, फिर बीजेपी में आ गए। शारदा घोटाले का आरोप इनके ऊपर भी है। सीबीआई ने केस दर्ज कर रखा है, जांच कहां तक पहुंची नहीं पता। जितेंद्र तिवारी कोयला चोरी तस्करी, नारायण राणे फिलहाल बीजेपी में है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है पुराना, सीबीआई और ईडी ने मामला दर्ज कर रखा है। अभी जांच का डब्बा गोल है। बीएस येदियुरप्पा इसी साल, पिछले साल 2022 में इनके खिलाफ भी अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चलाने का आदेश दिया था, लेकिन जांच कहीं नहीं पहुंची। अजीत पवार अभी फिलहाल एनडीए का हिस्सा है, सिंचाई घोटाले में आरोपी है। और मुकुल रॉय शारदा घोटाले में ये भी आरोपी हुआ करते थे। सीबीआई जांच कर रही थी। एनडीए का हिस्सा बनने के बाद से ये जांच भी डब्बा गोल है। तो क्या विपक्ष के इन तमाम आरोपों में दम नजर आता है? क्या वाकई ईडी और सीबीआई जैसी स्वायत्त संस्थाओं का इस्तेमाल राजनीतिक नफे और नुकसान के लिए हो रहा है? बड़ा सवाल इसीलिए है क्योंकि लोकतंत्र में यही संस्थाएं हैं जो अपनी साख के जरिए लोकतंत्र में भरोसा पैदा करती हैं। लेकिन कुछ और आंकड़े आपके सामने रखती हूं। दरअसल मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन तमाम लोगों के खिलाफ ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इसका इतिहास क्या है ये आप जरा देख लीजिए। पिछले 18 सालों का इतिहास आपके सामने रख रही हूं। एक इतिहास 2005 से 2014 का है और दूसरा इतिहास 2014 से 2022 तक का है। यूपीए के शासनकाल में छापेमारी हुई 112 जगह और एनडीए के शासनकाल में यह छापेमारी बढ़कर हो गई 2954 जगह, 27 गुना। केस कितने मामलों में दाखिल हुए? यूपीए सरकार में 104 मामलों में केस दाखिल हुए और एनडीए सरकार में 839, यानी कि 8 गुना। कुर्की यूपीए सरकार में 888 करोड़ की हुई और एनडीए सरकार में 5346 करोड़ की 6 गुना। लेकिन ये सारी ईडी के कार्रवाई एक्शंस चल रही हैं, यानी कि छापेमारी भी हो रही है, कुर्की भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, कस्टडीज भी मिल रही हैं, लेकिन कन्विक्शन कितने में, सजा किस में हो रही है, ये जानकारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ही जारी की है। ये डेटा 2023 जनवरी के महीने में स्वयं जांच एजेंसी ने जारी किया, जिसने ये बताया कि हमने केस रजिस्टर किए 5906, उनमें से ट्रायल पूरा हुआ 25 का और सजा हुई मात्र 24 लोगों को। दो मामलों में सजा, 24 मामलों में सजा हुई है और दोषी करार दिए गए हैं मात्र 45 लोग। तो क्या वाकई आंकड़े जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, उनमें कहीं कोई तारतम्यता है? एक और बात मैं आपके सामने रखती हूं। जब संजय सिंह के घर पर छापेमारी चल रही थी, ठीक उसी समय विपक्ष के और बहुत सारे नेताओं के घरों पर भी ईडी की रेड डाली जा रही थी। लेकिन ठीक उसी समय देश की सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर भी सुनवाई कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल पूछा है सरकारी एजेंसी से? जस्टिस संजीव खन्ना ने सवाल पूछा। मैं हूबहू आपके सामने पढ़ देती। Where is the proof? Where is the evidence? Where is the money? Dinesh Arora himself is the recipient. Except the statement of Dinesh Arora, is there any other evidence? You have to establish a chain. Show us the money trail. अदालत ने यह भी कहा कि जब इन तमाम आधार पर जिरह होगी अदालत में तो मुकदमा 2 मिनट नहीं टिक पाएगा, 2 सवालों में मुकदमा गिर जाएगा। ये जस्टिस संजीव खन्ना का रिमार्क है मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते वक्त। ऐसे में जब हम लोकतंत्र के साक्षी हैं और हमारा मुल्क लोकतंत्र का बड़ा पैरोकार माना जाता है, तब ये सारे आंकड़े, अदालतों की इस तरह की टिप्पणियां निश्चित तौर पर सवाल खड़े करती हैं। और क्या 2024 की लड़ाई में वाकई जांच एजेंसियों का, इन स्वायत्त और निष्पक्ष जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है? ये सवाल बड़ा मौजूद हो जाता है। मैं 2 बेहद महत्वपूर्ण बयान आपके सामने रखती हूं।
बस घोटाला, बोले बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें, सारी जांच करा ली। बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुना कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। जज कल बार बार पूछते रहे, भाई कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए। एक सबूत नहीं है इनके पास, एक सबूत नहीं है। तो पूरा का पूरा शराब घोटाला फर्जी है। थोड़े दिन के अंदर ये शराब घोटाला बंद हो जाएगा, एक और ले आएंगे। लोकसभा चुनाव में क्या INDIA गठबंधन भाजपा नीति NDA के लिए वास्तविक चुनौती है, जैसा विपक्ष दावा कर रहे हैं? मैं इसको चुनौती मानता हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग और NDA के लोग कोई भी चुनाव को सहज से लेते नहीं है। हमारी सामान्य कार्यकर्ता से सर्वोच्च नेता तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको खुद लीड करते हैं। तो भ्रष्टाचार कहीं भी अगर हो रहा है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लाजिमी तौर पर होनी चाहिए, निश्चित तौर पर होनी चाहिए। लेकिन जांच एजेंसियों का सवालों के घेरे में आना, ये वाकई एक गंभीर संकेत भी पैदा करता है। ऐसे में क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। आप हैं भ्रष्टाचारी, सिर्फ हम सदाचारी। और जांच एजेंसियों ने विपक्ष को किया एकजुट 2024 में NDA वर्सेस इंडिया। चर्चा में कौन कौन हमारे साथ जुड़ रहा है? निगत अब्बास जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। आलोक शर्मा जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। जैस्मिन शाह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। आनंद दुबे, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के प्रवक्ता। कृष्णा हेगड़े जुड़ रहे हैं मेरे साथ, प्रवक्ता हैं शिवसेना शिंदे गुट। और अलावा इसके मेरे साथ जुड़ रहे हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफिसर, फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो IB, यशोवर्धन आजाद। निगत शुरुआत आप ही से। मीनाक्षी लेखी संसद में कह गई कि चुप हो जाओ नहीं तो ED आ जाएगी। तो बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर। और क्या ED और CBI अब चुनाव जीतने के, विपक्ष में खौफ भरने के टूल बना दिए गए? गरिमा जी, एक जमाना हुआ करता था जब अरविंद केजरीवाल ने एक कैंपेन चलाया था जिसे कहा था, नाम दिया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और मुझे याद आता है, आपने भी उसकी कवरेज करी ही होगी, कि उस जमाने में अरविंद केजरीवाल राजनीति में नहीं थे, लेकिन वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों का दरवाजा खटखटाते रहते थे और हमारे जो सीनियर लीडर्स थे उनसे मदद मांगते रहते थे कि हम तो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी ने इतना भ्रष्टाचार किया, उसके खिलाफ खड़े हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। और न जाने कितने हमारे नेताओं ने उनकी मदद करी भी, क्योंकि उस समय लगा था कि इनकी नीयत वाकई है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है। लेकिन देखिए, उस समय तो इन्होंने नारा लगाया कि निकलो अपने मकानों से, जंग लड़नी है बेईमानों के साथ। लेकिन आज किस प्रकार ये खुद बेईमान हो गए और AAP यानी आम आदमी पार्टी जो अभी लेटली टर्न हुई है अराजक अपराध पार्टी में, इसके अरविंद केजरीवाल HOCD यानी हेड ऑफ करप्शन डिपार्टमेंट बन गए। और लगातार इन्होंने अपने नीचे अलीबाबा 40 चोरों की एक सेना खड़ी कर दी, जिसमें सबसे पहले नाम मैं बता रही हूं गरिमा जी, मुझे 10 सेकंड का समय दीजिए। सत्येंद्र जैन, जिसको मैं हवाला बाबा कहती हूं, मनीष सिसोदिया, जिसको मैं नशा बाबा कहती हूं, और अब संजय सिंह, जिसको मैं वसूली बाबा कहती हूं। ये मैं नहीं कह रही हूं, कोर्ट ने फाइंडिंग्स दी हैं। लगातार 2023 के कोर्ट की फाइंडिंग है। कोर्ट ने कहा है मनीष सिसोदिया के लिए, क्या कहा है कि आप एक प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है शराब घोटाले में और पैसों का लेन देन हुआ है। कल ही की बात कर लेते, संजय बाबा, वसूली बाबा, जिनको अब गिरफ्त में ले लिया गया और कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी ED को सौंपी कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। और उन्होंने कहा, कल कोर्ट ने कहा कि दिनेश अरोड़ा की जो स्टेटमेंट है उसमें कोई टेंट नहीं है। ये मैं नहीं कह रही हूं, कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने फिर ये भी कहा, एक सेकंड, नहीं बोलिए, फैब्रिकेशन नहीं, कोर्ट ने तो ये भी कहा कि वेयर इज द प्रूफ। कोर्ट ने तो कहा कि वेयर इज द एविडेंस। और जिस दिनेश अरोड़ा का नाम आप ले रही हैं, कोर्ट ने तो यह भी कहा कि दिनेश अरोड़ा हिमसेल्फ इज द रेसिपिएंट। आप किसी आरोपी के बयान पर PMLA कैसे लगा सकते हैं? कोर्ट ने यह भी कहा कि मनी ट्रेल नहीं है, फिर PMLA क्यों लगा दिया गया? देखिए, कोर्ट में जब डिस्कशन होती है गरिमा जी, आप मुझसे ज्यादा इस बात को समझती हैं और जानकार भी हैं कि कोर्ट अपनी टिप्पणी करता है। लेकिन यहां बात हो रही है फाइंडिंग्स जो दर्ज है,
कोर्ट ने कहा दिनेश अरोड़ा की स्टेटमेंट में कोई टेंट नहीं है, और कोर्ट ने ही कहा है कि लगातार जो अरेस्ट हो रहा है वो अनरीजनेबल नहीं है। जो नहीं कहा निगत अब्बास, नहीं, आप सुनिए, कोर्ट ने कहा, पैरा 11 पढ़िए, कोर्ट मैंने पैरा 11 पैरा 1 से लेकर जितने भी पैराग्राफ से मैंने पढ़े हैं, कोर्ट ने ये कहा कि दिनेश अरोड़ा हिमसेल्फ इज एन एक्यूज्ड। दिनेश अरोड़ा खुद एक आरोपी है। मात्र एक दिन पहले अदालत ने उसे इजाजत दी कि अप्रूवर बन जाइए, और एक दिन के भीतर बगैर समन किए, बगैर किसी तरह का नोटिस दिए, आप छापेमारी शुरू कर देते दिनेश अरोड़ा के बयान पर। ये तो कोर्ट ने ही कहा है ना, वही तो मैं लगातार कह रही हूं। जब कोर्ट कह रहा है कि अब ये, जब आपने ये बात कही कि दिनेश अरोड़ा के बयान के बारे में कोर्ट ने कहा, तो कोर्ट ने तो दिनेश अरोड़ा से साफ तौर पर यह भी पूछा था कि तुम पर कोई दबाव तो नहीं बनाया गया ईडी ने, और दिनेश अरोड़ा ने इस पे कहा कि नहीं, मुझ पर कोई दबाव नहीं बनाया गया। और यही कारण है कि कल कोर्ट ने एक और बात कही संजय सिंह के अरेस्ट के लिए कि ये कोई अनरीजनेबल अरेस्ट नहीं है, और तभी कोर्ट ने कस्टडी दी है ईडी को, यह अधिकार दिया है कि आप सवाल पूछिए क्योंकि शक है घोटाला हुआ है। नहीं तो कोर्ट ने तो कहा 140 से अधिक फोन्स इन लोगों ने, आम आदमी पार्टी के लोगों ने डिस्ट्रॉय क्यों किए, व्हाट्सएप की ट्रेल मिली, और दिनेश अरोड़ा के घर पे जो लेन देन हुआ है उसकी तो पूरी रिकॉर्डिंग्स पाई गई हैं। ये मैं नहीं कह रही हूं, कोर्ट कह रहा है। और ह्यूमनली कुछ चीजें कैसे पॉसिबल है, इतनी बढ़िया इन लोगों ने एक्साइज पॉलिसी, इनके तमाम प्रवक्ता टीवी पर बैठकर कह रहे हैं हमने बहुत बढ़िया। अच्छा निगत, आपने तमाम चीजें सुन ली, लेकिन नहीं, एक सेकंड, ये बड़ा फैब्रिकेटेड आप रख रही हैं, लेकिन मैं ये भी पूछ रही हूं आपसे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि इस आधार पर अगर अदालत में जिरह के लिए जाएंगे तो 2 मिनट्स, 2 क्वेश्चन लगेंगे, 2 सवालों में आपका केस गिर जाएगा। पिछले 1.5 साल से गरिमा जी, इनका स्वास्थ्य मंत्री, जिसको मैं कहती हूं हवाला बाबा, वो व्यक्ति पिछले 1.5 साल से सलाखों के पीछे है, और पिछले 8 महीनों से इनका शिक्षा मंत्री, जिसे मैं कहती हूं नशा बाबा, वो व्यक्ति पिछले 8 महीनों से बेल, ये बताइए निगत अब्बास, निगत एक बात, कोर्ट ने जाहिर सी बात है कोर्ट के पास, ये बताइए कि मनी ट्रेल 200 करोड़ रुपए, एक सेकंड निगत, एक सेकंड, दिनेश अरोड़ा ने 200 करोड़ रुपए दे दिए सर्वेश मिश्रा को, विवेक त्यागी को, 100 करोड़ रुपए विजय नायर ने दिलवा दिए, 7.5 महीने से मनीष सिसोदिया जेल में है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगाया, आप भी जानती होंगी पीएमएलए में जमानत मिलना मुश्किल होता है, लेकिन मनी ट्रेल के बारे में भी कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि वी नो इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू ट्रैक द मनी ट्रेल, लेकिन यहीं पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कॉम्पिटेंस आता है। एग्जैक्टली माई पॉइंट, विच इज वाई जब कोर्ट कह रहा है इस बात को, तो ये ईडी की जिम्मेदारी है कि वे एविडेंसेस दे, और इस बात से हम मुकर नहीं सकते कि कुछ एविडेंसेस पेश किए गए तभी इनके नेताओं को, मंत्रियों को बेल नहीं मिल रही है। और जब उसके बावजूद कोर्ट ये पूछ रहा है नगद, उसके बावजूद कोर्ट नहीं, आप कह रही हैं कि एविडेंस दिए गए होंगे, अगर एविडेंस दिए जाते तो कोर्ट ये पूछता वेयर इज द एविडेंस, वेयर इज द प्रूफ। मनी ट्रेल की बात भी तो कहा गया है कि 140 से अधिक फोन्स और डिजिटल जितने भी एविडेंसेस थे इन लोगों ने हैम्पर और टैंपर करने की कोशिश करी, और करा गया, लगातार इन्होंने व्हाट्सएप की डिटेल्स मिटाई हैं। अब वो फाइंडिंग्स अगर मिल रही है और कोर्ट उसका संज्ञान ले रहा है तो ये सवाल पूछते हैं। अब कोर्ट पूछ रहा है और ट्रेल निकालने के लिए कह रहा है, तभी तो रिकॉर्डिंग्स की बात आई जो दिनेश अरोड़ा के घर की रिकॉर्डिंग लेन देन की मिल रही है। मेरे 2-3 स्पष्ट सवाल हैं, मैं पूछ रही हूं, इतनी बढ़िया आपने एक्साइज पॉलिसी लाई, आपने कोई घोटाला नहीं करा तो एक्साइज पॉलिसी, सबसे पहला सवाल हर बच्चा पूछ रहा है दिल्ली का भी और देश का कि वापस क्यों ली थी। लेकिन उससे बड़ी बात है, यहां पर 3 स्पष्ट सवाल है कि आपने एक्साइज कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों कर दी, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि कंपनी का कार्टेल आपने क्यों बनाया, लगातार आप रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन करते रहे, 1+1 की स्कीम चलाई जो कि प्रचार प्रसार में नहीं चला सकते आप, लिकर बॉटल्स पे, गरिमा जी आप इस बात को जानती हैं। आपने कार्टेल बनाया कंपनी का, जबकि आपको पता है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एक कंपनी के नहीं हो सकते। किस प्रकार आपने इंडो स्पिरिट को इस पे ब्लैकलिस्ट था और आपको 1 करोड़ रिश्वत मिलती है और अगले दिन से वो ब्लैकलिस्ट हट जाती है, कार्रवाई खत्म हो जाती है और केस सॉल्व हो जाता है। और ह्यूमनली हाउ इज इट पॉसिबल कि 2000 करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान होता है दिल्ली सरकार को, जबकि जो बिक्री है वो ज्यादा है। हाउ इज इट ह्यूमनली पॉसिबल? ये गणित तो भैया आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही समझा सकते हैं, हम तो नहीं समझ पा रहे। चलिए एक और गणित फिर समझा दीजिए। हालांकि ये निगत कोर्ट ने ही कहा कि आप सबूत पेश नहीं कर पाए, और जो सबूत आपने पेश किए वो 2 सवालों में गिर जाने वाले सबूत हैं। यशोवर्धन आजाद मेरे साथ हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी, लेकिन फिर जो, बिकॉज आई एम ऑन द सेम पेज व्हेन इट्स ऑल अबाउट द करप्शन, मैं भी आप ही के साथ खड़ी हूं, लेकिन फिर हसन मुशर्रफ, अजीत पवार, छगन भुजबल, BS येदियुरप्पा,
नारायण राणे, हिमंता बिस्वा शर्मा, उन सबका भ्रष्टाचार कहां चला जाता है? एक एक का रिकॉर्ड है मेरे पास। निगत, आप ही से सवाल। गरिमा जी, मुझे आप ये बताइए कि सरकार का, केंद्र सरकार का और ईडी का काम क्या है? चार्जशीट फाइल करना, इन्वेस्टिगेशन करना, अल्टीमेटली सुनवाई कौन करता है? कोर्ट करता है। सजा कौन सुनाता है? कोर्ट सुनाता है। कोई गलत है या सही है ये कौन बताता है? ये कोर्ट बताता है। अगर आज मैं आपको यहां पर बैठकर एक चीज बोल दूं कि हाँ भाई ये गलत है और मैं एक आपको कंक्लूजन दे दूं तो आप कहेंगे मैं कोर्ट नहीं, लेकिन ईडी की ही कार्रवाई चल रही थी। आप मुझे बताइए, अजीत पवार पर चल रही है, कार्रवाई चल रही थी। क्या गरिमा जी वो कार्रवाई बंद हो गई है? क्या वो ठंडे बस्ते में चली गई है? क्या उस पे कार्रवाई करना, इन्वेस्टिगेशन करना बंद हो गया? 2019 में अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ फैसला सुना दिया है? एक सेकंड निगत, नहीं, कोर्ट तक तो मामला तब पहुंचेगा जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने ट्रायल को, अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। कोर्ट तक मामला पहुंचेगा नहीं तो क्या कोर्ट फैसला सुनाएगा? लेकिन सवाल यह भी है कि जो अजीत पवार जिनको आप चक्की पीसिंग गैंग कहते थे, वही अजीत पवार 2019 में शपथ ग्रहण करते हैं 23 तारीख को, और 25 तारीख को एसीबी, महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो, उनके खिलाफ 9 केसेस को क्लोज कर देता है, बंद कर देता है। मैं आपके मंच से, गरिमा जी, बहुत लोग, आपका पूरा देश ये डिबेट देखता है, मैं आपके मंच से कह रही हूं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो या कोई घटक दल का हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, जो भ्रष्टाचार करेगा सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं? सुनिए ना, ये कहने और सुनने की, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, नहीं बिल्कुल नहीं, और मुझे खाने के बताइए, कुछ और। नहीं, मैं बता देती हूँ, फिर मैं बता देती हूँ। ईडी ने या सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने उस केस को रफा दफा कर दिया, मैं बता देती हूँ। ये तो कोर्ट का सुपर 2022 मार्च में, निगत, 2022 मार्च के महीने में अजीत पवार के रिश्तेदारों के घर छापा डाला, संपत्तियां जब्त हुई, जरंदेश्वर चीनी मिल पर भी जब्ती हुई, यहां तक कि बेटे जो है पार्थ पवार, उनकी भी कंपनी पर आईटी का छापा पड़ा, और आईटी का दावा, इनकम टैक्स ने दावा किया कि 184 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। 2020 में ईडी वापस 2019 के गठबंधन के बाद, वो 3 दिन के जो उप मुख्यमंत्री बने, उसके बाद विदर्भ सिंचाई घोटाले में नए सिरे से जांच शुरू होती है। अप्रैल 2023 में चार्जशीट में नाम नहीं आता। मैं तो हसन मुशर्रफ का भी यही केस है। 2023 जनवरी में उनके घर पर, उनकी फैक्ट्री पर ईडी ने छापेमारी की, सरकार में शामिल होते ही सब गोल हो गया। अदिति तटकरे सिंचाई घोटाले में ईडी ने 2022 में जांच शुरू की। आपने सभी स्टोरी में चलाया गरिमा जी, मैंने सुना आप उसको रिआइटरेट कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं वही कह रही हूं। लगातार 2014 से पहले अरविंद केजरीवाल चीख चीख कर बड़ी फहरिस्त नेताओं के लेकर घूमते थे। अब आप 2014 पर आ गई निगत। अब आप मुझे बोले ये आप भी रिपीट कर चुकी हैं। सुनिए ना, सुनिए, नहीं रिपीट नहीं मैं रिपीट नहीं कर रही हूं, मैं नया पॉइंट दे रही हूं आपको। आप सुनिए, आपके व्यूअर्स को नया पॉइंट दे रही हूं। 2014 से पहले, लेकिन ये व्यूअर्स ने भी पॉइंट लगातार देखा, 2014 से पहले छाती पीट पीट कर बड़ी फहरिस्त और इतना बड़ा फाइलों का पाइल वो लेकर घूमते थे अरविंद केजरीवाल की, जी राहुल गांधी ने ये करा है, जी आरजेडी के नेताओं ने ये करा है, एक तो कन्विक्टेड भी हैं, जी सोनिया गांधी जी ने ये करा है। अरे ईडी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? सुनिए, मैं आ रही हूं, लेकिन वो एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई। यहां पर मुझे ये बताइए, कार्रवाई हम करेंगे कि ईडी करेगा? ईडी करेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद वो कोर्ट जाएगा, तो ये कोर्ट और ईडी का मामला है। आप सरकार को घेरे में कैसे डालेंगे? हम तो आरोप लगाएंगे। ठीक है निगत, लगाएंगे लगातार। ठीक है निगत, हमें जहां घोटाले दिखेंगे हम आरोप लगाएंगे। अभी तक आप डिफेंस मोड में थी, अटैकिंग मोड में थी, सॉरी डिफेंस नहीं, अटैकिंग मोड में थी अभी तक आप। लेकिन मैंने आपसे कुछ प्रिसाइज सवाल पूछे तो आपने जांच एजेंसी को स्वायत्त बता दिया। अभी तक आप जांच एजेंसी की ही एडवोकेसी कर रही थी। नहीं, मैं रियलिटी बोल रही हूं। मेरे साथ हैं। मैं तस्वीर साफ चाहती हूं एक दफा। अभी निगत अब्बास ने बहुत सारी दलीलें रखी, और कल कोर्ट ने जो कहा, वेयर इज द प्रूफ, वेयर इज द मनी ट्रेल, वेयर इज द एविडेंस। सर, मैं एक मुकम्मल और साफ तस्वीर आपके जरिए समझना चाहती हूँ। देखिए, मैं 4-5 मुद्दों पर आप कुछ इस पे प्रकाश डालना चाहता हूं। नंबर 1, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, वो ये स्पष्ट कहा कि मनी का ट्रेल आपको प्रूव करना पड़ेगा सिसोदिया साहब पर, और बल्कि मैंने इस बात पर ट्वीट भी किया है कि एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आरोप, प्राइमा फेसी एविडेंस एक अलग चीज है, लेकिन ठोस सबूत एक अलग चीज है। इंडिया में एक चीज और बता दूं कि ये तो मैं मानता हूं कि हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली और राजनीतिक जो रिजीम है, उसका भ्रष्टाचार एक अभिन्न अंग है। और अगर आप इस तरह की इंक्वायरी
अगर हर जगह लिकर पॉलिसी में करें सारे स्टेट्स में, तो आपको एक नहीं करीब 150 व्यक्ति गिरफ्तार करने पड़ेंगे। तो सवाल यहां उठता है ठोस सबूत का, और ऐसे कारणों में मैं समझता हूं कि मनीष सिसोदिया को जरूर बेल। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ईडी और सीबीआई की बात हो रही, ये तो सर्वविदित है कि सीबीआई के जो केसेस थे, सीबीआई एक इतनी संबल संस्था है, इतनी अच्छी संस्था है, लेकिन वो जो 2 या 3% पॉलिटिकल केसेस हैं उस पे वो मार, क्योंकि पूर्णतः वो सरकार के अधीन है। और इसका स्पष्ट उदाहरण है जितने भी करप्शन केसेस हैं, कैसे धीरे हो जाते हैं और कैसे ज्यादा तेज। उसी तरह ईडी, अगर ईडी का लीडर और सीबीआई का लीडर बिल्कुल ही ऑटोनमस हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि ऐसा चुना जाए जो कि बिल्कुल ही निडर हो, तो ईडी कम से कम उतने ही केसेस रूलिंग पार्टी के भी लीडर्स पे करेगी, जैसा कि जिनका कि आपने नाम लिया। यानी कि सर ऐसा माना जाए कि ईडी ऑटोनोमस नहीं है जैसा निगत क्लेम कर रही है? बिल्कुल नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन एक चीज और बता दूं गरिमा जी, ये मत समझिए कि कोई और व्यवस्था आएगी तो वो फिर ऑटोनोमस हो जाएगी। हाँ। हर सरकार चाहती है कि वो जो एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो हमारे अंडर में रहे, और बल्कि भारत में भ्रष्टाचार उन्मूलन का मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र ये है कि सारे विरोधियों के खिलाफ, जो भ्रष्टाचारी होंगे भी, प्राइमा फेसी एविडेंस है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जब वो विरोधी सत्ता में आएंगे तो अभी सत्ता वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो एक तरफ से तो ठीक ही आप मान लीजिए। तो ये कहना गरिमा जी कि क्योंकि सत्ता लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो विरोधी हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन उसकी प्रक्रिया, उसका तरीका, उसके जो मापदंड हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए। क्योंकि ये जो आंकड़े भी हैं यशोवर्धन आजाद, मैं इसीलिए भी आपसे पूछ रही हूं कि आंकड़े 27 गुना तक बढ़ जाते हैं, लेकिन कन्विक्शन रेट तकरीबन 1% है। नहीं, उसमें गरिमा जी एक चीज आपको देखना पड़ेगा। स्टेटिस्टिक्स जो हम देखते हैं, कन्विक्शन का रेट आपको उसमें देखना पड़ेगा जो केसेस ट्रायल में है, समझे कि नहीं आप? क्योंकि 14 से 21 तक बहुत सारे केस फाइल हुए हैं। कुछ केस जो है 6 साल से चल रहे हैं, उनमें चार्जशीट ही फाइल नहीं की। कुछ में चार्जशीट फाइल हो गई है तो चार्ज नहीं फ्रेम हुए हैं। हमारे यहाँ धक्का बेल इतनी ज्यादा है, तो अंत में जब आप स्टेटिस्टिक्स निकालते हैं तो उन केसेस का होना चाहिए जिनके, जो कि केस में ट्रायल चार्जेस फ्रेम हो गए और उनके ट्रायल चल रहे हैं। और कुछ में ट्रायल्स में देरी किस लिए हो रही है? डिफेंस की तरफ से भी हो रही है कि वो बार बार पेशी लेते हैं। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए कितने केस कोर्ट में हैं और कितने केस उनमें से कन्विक्शन। ठीक है सर। जैस्मिन, मैं आपके पास आ रही हूं। ठीक है, कोर्ट ने ये कहा कि मनीष सिसोदिया सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं है, मनी ट्रेल स्टैब्लिश नहीं कर पा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट के सामने, लेकिन कोर्ट ने ये तो माना ही है कि विजय नायर इन्वॉल्व है, वो विजय नायर जिसको केजरीवाल अपना बेटा कहते हैं, अपना लड़का कहते हैं। गरिमा जी, ऐसे कभी कोई टिप्पणी नहीं करी है मेरे ख्याल से अरविंद जी ने, लेकिन कल की जो बहस थी सुप्रीम कोर्ट की वो मनीष सिसोदिया पर फोकस थी, और शायद हमें उन्हीं पर पहले बात कर देनी चाहिए। कल की बहस जिसने भी सुनी है, जिसने भी उसकी रिपोर्टिंग पढ़ी है, उसके बाद ये साफ हो जाएगा जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी पिछले 15 महीने से कह रहे हैं कि शराब, दिल्ली का कथाकथित शराब घोटाला पूरी तरह से एक फर्जी केस है। ये देश के, पूरे भारत के इतिहास में एक लौता ऐसा केस है गरिमा जी जहां पे 500 से ज्यादा अफसर काम कर रहे हैं पिछले 15 महीनों से, 1000 से ज्यादा रेड हो गई है, 500 विटनेसेस बुलाए गए हैं, लेकिन चवन्नी भर का पैसा की ट्रेल नहीं मिली है। कहीं जब्त नहीं हुए पैसा, कहीं पैसे की ट्रेल नहीं मिली है। कभी कहते हैं 2000 करोड़, कभी कहते हैं 100 करोड़, कभी कहते हैं 30 करोड़, 1 रुपया नहीं मिला। भारत के इतिहास में मैं दावा करता हूं, आप देख लीजिए, कोई सा भी ऐसा केस नहीं है करप्शन का जहां पे करप्शन एलिगेशन लगा हो और एक चवन्नी का पैसा ना मिला हो 15 महीने के बाद।
नंबर 1। नंबर 2, अब इससे साफ हो जाता है गरिमा जी कि पहले ये कहते हैं कि हम सबसे साफ हैं, हम सबसे पाक है, बाकी सब घोटालेबाज हैं। 95% सारे केस सीबीआई और ईडीआई के केवल और केवल राजनीतिक पार्टियों पर डाले हैं। कन्विक्शन जैसे आपने कहा 0.5%। लेकिन अगर इनके गरिबान में जाग के देखें तो तमाम ऐसे उदाहरण हैं। आपने कुछ उदाहरण लिया जी, पवार, छगन भुजबल। मैं एक उदाहरण देता हूं, हर्षवर्धन पाटिल करके सीनियर कांग्रेस लीडर थे महाराष्ट्र के। 2021 में इन्होंने कांग्रेस से पलटी मारी, बीजेपी ज्वाइन कर ली। इनका बयान मेरे ख्याल से फ्रेम करके रख देना चाहिए आपके स्टूडियो में। कहते हैं कि जब से मैंने बीजेपी ज्वाइन कर दी है मुझे ईडी का डर नहीं लगता, मैं चैन की नींद सो पाता हूं। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है जैस्मिन। क्या दर्शाता है? जैस्मिन ठीक है, ये यही दर्शाता है कि आप मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोर्ट ने कहा, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और क्योंकि कोर्ट की टिप्पणी है इसमें एक्सेप्ट करने जैसा कुछ है भी नहीं कि मनी ट्रेल नहीं हुआ। लेकिन विजय नायर तो आपका मीडिया, पार्टी का मीडिया इंचार्ज उस समय हुआ करते थे। विजय नायर के बारे में टिप्पणी की है कोर्ट ने। नहीं गरिमा जी, वो पासिंग रिमार्क था। जब विजय नायर जी का एप्लीकेशन भी आएगा, बेल एप्लीकेशन, उस पे जब ये इनकी सुनवाई होगी तब हम जरूर डिबेट कर लेंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि आज की तारीख में केवल और केवल इनके सरकारी गवाह, जिनमें से कई गवाहों ने यह भी कहा है कि हमें थप्पड़ मारकर, डरा धमकार कर हमसे बयान लिए गए हैं। ये 5 ऐसे विटनेसेस है जिन्होंने कोर्ट में कबूल किया है। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे केस में ना कोई ठोस सबूत है, ना कोई मनी ट्रेल है, केवल और केवल आपके पास सरकारी गवाह के बयान है। तो मैं एक चीज कह दूं, एक टाइम पहले सुकेश चंद्रशेखर, महाठग जिसे कहते हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि अमित शाह के कहने पर मैंने एक महिला से 200 करोड़ की उगवाई करी या मैंने मांग करी। तो इसके बाद तो ईडी को लग जाना चाहिए था, अमित शाह को जेल में डाल देना चाहिए था, 8 महीने जेल में रखना चाहिए था। तो ये अगर इनका मापदंड हो जाता है कि सरकारी गवाह से कुछ भी बुलवा दो, उसके बाद कोई सबूत की हमें जरूरत नहीं है। और बस आप देखिए, सब जानते हैं कि ईडी का कानून बहुत ही एक ड्रैकोनियन लॉ है, सख्त कानून है। हमें पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा, क्योंकि सच हमारे साथ है गरिमा जी। ठीक है, सच आपके साथ न्याय है। होगा। आलोक शर्मा, पास हो गया कि क्या दिल्ली के इसी तथाकथित शराब घोटाले ने आपको और एकजुट कर दिया? क्या भीतर की जो कहीं मनभेद, कहीं मतभेद की स्थिति थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी शराब घोटाले पर बोलने को राजी नहीं थी पहले दिन जब छापेमारी हो रही थी, लेकिन आज आप समक्ष बैठे हुए हैं, साक्षात बैठे हैं, तो क्या इंडिया ब्लॉक को इस शराब घोटाले ने कुछ और किया हो न किया हो, आपको एकजुट कर दिया क्या? देखिए, मुझे लगता है गरिमा जी, शराब घोटाले के ऊपर प्रश्न उठाने वाली कांग्रेस पार्टी ही सबसे पहले थी, क्योंकि बीजेपी तो साथ में जुड़ी हुई थी। जिस एक्साइज पॉलिसी की अभी बीजेपी की प्रवक्ता महोदय बात कर रही थी, उसको तो एलजी महोदय ने अप्रूवल दी थी, और जितने ठेके खुले थे कॉरपोरेशन के एरिया में खुले थे और कॉरपोरेशन ने उनकी परमिशन दी थी, एनओसीज दी थी। हम ही ने सवाल उठाए थे। लेकिन दुखद यह है कि जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, 1.5 साल हो गए लेकिन चार्जशीट फ्रेम नहीं होते हैं, 1.5 साल हो गए लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है। आज जिस तरह से सबूतों की बात हो रही है, 2G में तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही कहा था कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, और आने के बाद मोदी जी की ही सरकार ने सबको क्लीन चिट दी। आज हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संजय मिश्रा जो ईडी डायरेक्टर हैं, उनके 2 टर्म पिछले, वो दोनों गैर कानूनी हैं, अवैध हैं। तो एक व्यक्ति जो ईडी का डायरेक्टर रहा और वो व्यक्ति गलत तरीके से नियुक्ति हुई, उसके बाद भी बीजेपी किस मुंह से कहती है कि साहब हम जांच कर रहे हैं। सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा की पेंशन आज भी मिलती है कि नहीं, देश को नहीं पता है। उनको रात को किस तरह से सीबीआई के दफ्तर को रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस ने जाकर घेरा था। तो आप स्वतः देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जांच एजेंसियां इनके पूरी तरह से मुट्ठी में काम कर रही हैं। लेकिन और जो अभी आपने अपने प्रोग्राम में, आलोक शर्मा, ठीक है कि आंकड़े बढ़े हैं, मैं मानती हूं इस चीज को, मैंने खुद ही कहा ये बात कि आंकड़े बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं, परेशान करते हैं, लेकिन ये पहली बार हो रहा हो ऐसा भी तो नहीं है ना। 2013 में तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए कहा कॉल ब्लॉक आवंटन के मामले पर सुनवाई में कि सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता है जिसके कई मालिक हैं। आप इतना इंटरवीन कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को इस सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। देखिए, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट की कोई भी टिप्पणी आई है, हमने उसका स्वागत किया है, सम्मान किया है।
हमने तो अपने समय में केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को जेल में भी डाला और सुप्रीम कोर्ट के कहने से जो भी एक्शंस हुए हमने लिए। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के कहने से संजय मिश्रा को हटा दिया गया? क्या उसको वापस एक्सटेंशन देने के मूड में सरकार नहीं थी? हमने हमेशा से न्यायालय का, कानून का पूरी तरह से पालन किया है। हम तो पूछ रहे हैं भाई कि जितने आपने अभी नाम बताए, सुवेंदु अधिकारी से येदियुरप्पा, हेमंत बिस्वा, मुकुल रॉय, अजीत पवार और पता नहीं कौन कौन है, सतपाल मलिक ने तो साफ कह दिया कि 150 करोड़ की 2 फाइलें आई थी। और जब 95% केसेस केवल और केवल विपक्षी सरकारों पर हो तो सवाल उठाए जाएंगे। 95% सीएजी की रिपोर्ट हो, चाहे तमाम चीजें हो। कृष्णा हेगड़े, आप राजधर्म का पालन करेंगे आप या गठबंधन धर्म का पालन करेंगे? बड़ी दुविधा है आपके लिए इस बीच। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने हर्षवर्धन पाटिल जी का नाम लिया, इसके लिए उधर भी खुलासा करता हूँ। हर्षवर्धन पाटिल जी पहले कांग्रेस में मिनिस्टर थे, उनके ऊपर कोई ईडी का केस नहीं है। आप कहते हैं पॉलिटिक्स में ह्यूमर रहता नहीं है, और उन्होंने एक ह्यूमरिस्टिक पब्लिक सभा में कहा तो वो पूरा नेशनल न्यूज बन गया। दूसरी बात, सुकेश चंद्रशेखर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो जेल मिनिस्टर है आप पार्टी के, उन्होंने जेल के अंदर सुविधा के लिए उनसे पैसे मांगे, और जेल में तो उनको सभी सुविधा मिल रही थे। आपने देखा होगा और सुना भी होगा। नहीं, सवाल ये नहीं है कृष्णा हेगड़े, सवाल ये है कि जो विपक्ष के नेता कोई भी घोटाला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ईडी, सीबीआई, आईटी अपना काम कर रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि गठबंधन इंपॉर्टेंट है, गठबंधन धर्म या राजधर्म? क्योंकि इधर आते ही तो सब वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं, सब पाक साफ होकर निकल जाते हैं, 70,000 करोड़ का घोटाला मुक्त हो जाते हैं। राजधर्म भी इम्पोर्टेंट है और गठबंधन धर्म भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम काम करते हैं, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए काम करते हैं, लोकहित और देशहित में काम करते हैं, तो एक गठबंधन धर्म भी इम्पोर्टेंट है, राजधर्म भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि आपने कहा अजय दादा पवार, मैं आपको अभी एक न्यूज क्लिप्स बताता हूँ। 21 दिसंबर 2019 का एंटी करप्शन ब्यूरो एंडोर्स्ड द क्लीन चिट गिवन टू फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार इन द मल्टी करोड़ इरिगेशन स्कैम। यहाँ पर उद्धव जी का गवर्नमेंट था, और यहाँ पर नीचे लिखा है लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवेंद्र फडणवीस सेज दैट, उनका एक स्टेटमेंट है कि वी विल चैलेंज इट। तो किसने क्लीन चिट दिया अजित दादा को? तो उनके ही सरकार ने दिया था, डेप्यूटी सीएम थे उनके महाराष्ट्र में, बाद में वो हमारे पास आए। लेकिन उसके बाद 2020 में, जो मई कल का 2020 में कृष्णा हेगड़े, फिर इस डिटेलिंग में जाएंगे तो थोड़ी मुश्किल आपको निश्चित तौर पर होने वाली है। 2020 में ईडी ने नए सिरे से जांच शुरू की, वही जांच 2023 तक पहुंची। अप्रैल 2023 तक तो पता है कि क्या हुआ, जांच चल रही थी, लेकिन इधर जैसे ही शामिल हुए सरकार में, उसके बाद कोई अता पता नहीं कि कहां छापा, कहां कोई गिरफ्तारी, कहां किसी तरह का कोई एक्शन। यशोदत्त जी जैसे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर है, उनको भी ये पता है कि किसी को ईडी क्लीन चिट नहीं देता। अजित दादा को भी क्लीन चिट नहीं मिला है, उनका नाम चार्जशीट में ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि कोर्ट की कल टिप्पणी थी, दिस अरेस्ट इज नेदर अनवारंटेड नॉर अनरीजनेबल। उसका मतलब है कि जो कार्रवाई की जा रही है और कस्टडी दिया गया है, वो और एग्जामिनेशन के लिए और प्रूफ लेने के लिए दिया गया है। अच्छा, और हसन मुशर्रफ का क्या हुआ सर? हसन मुशर्रफ को तो बीजेपी के किरीट सोमैया ये कहते थे कि 100 करोड़ के घोटाले का आरोप है। यही बात कही जाती थी अजीत पवार के बारे में। आप ही के शिवसेना के ही सांसद हैं और शिंदे गुट के ही सांसद हैं। वो कहते थे कि अजीत दादा पवार तो कुछ लिए बगैर काम ही नहीं करते। इसके अलावा हसन मुशर्रफ के बारे में किरीट सोमैया का बयान है, मार्च 2023 तक ईडी की पूछताछ चल रही थी। आप मुझ पे आरोप कर सकते हैं, लेकिन साबित भी तो करना है। फैक्ट्स बता रही हूँ मैं, एलिगेशन। तीसरी बात है कि ईडी अगर अच्छा काम कर रही है तो सितंबर 2022 तक तो 15,000 करोड़ रुपए जो बैंक का डिफॉल्टर्स थे, जो यूपीए के फोन बैंकिंग में डिफॉल्ट किए, तो 15,000 करोड़ ईडी ने रिकवर किए। 8,000 करोड़ तो उसके बाद सीबीआई का किया। टोटल 23,000 करोड़ रुपया ईडीआई ने रिकवर किया। तो ईडीआई का शाबाशी भी तो करना पड़ेगा। तो ऐसे में कहता हूं कि ये मुझे लगता है ये अप्रैल तक
शायद 19,100 करोड़ रुपया ईडी ने फिर से रिकवर किया है। तो ऐसा नहीं है कि ईडी सिर्फ यही काम कर रही है, ईडी काम कर रही है तो सबके लिए काम कर रही है। नहीं, फिर सबके लिए अगर कर रही होती तो विपक्ष के 95% नेता और सत्ता पक्ष के 5% नेता नहीं होते कृष्णा हेगड़े। कोई कॉमनवेल्थ में है, कोई आदर्श में है, कोई सबमरीन में है, तो और उनके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं विपक्ष करे। के दागी नेता है, 5% सत्ता पक्ष के दागी नेता जिनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई चल रही है। आनंद दुबे, क्या वाकई पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक आपका जो गठबंधन एक बन रहा है इंडिया ब्लॉक, क्या इस ईडी और सीबीआई का डर अगर नहीं होता, ये खौफ नहीं दिखाया जाता, बेजा है, नाजायज है, गलत है, ये जांच एजेंसियां जानती हैं, तो क्या ये गठबंधन उस शक्ल में होता नहीं? 2024 में चुनौती देने वाली धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि चुनौती की तरह ले रहे हैं। गरिमा जी नमस्ते। जी प्रणाम। किसी भी विषय पर प्रश्न चिन्ह तब लगता है जब आपके कथनी और करनी में अंतर होता है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी भारतीय जनता पार्टी 2014 में यह कहकर आई थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन उस समय यह नहीं बताया था कि यदि कोई भ्रष्टाचार करके हमारे पास आ जाएगा, हमारी भक्ति करेगा, तो उसे संरक्षण भी दूंगा और उसको अपनी बगल वाली कुर्सी पर भी बिठाऊंगा। आप केस करते हैं संजय सिंह पर, आप ईडी को भेजते हैं संजय राउत जी पर, आप अभिषेक बनर्जी जी के यहाँ पर धाड़ करते हैं, आप हेमंत सोरेन जी को परेशान करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप अजीत पवार जी के यहाँ रेड सुबह कर देते, आप हेमंत बिस्व शर्मा जी के यहाँ सुबह रेड कर देते, शुभेंदु अधिकारी जी के घर पे 8 घंटे की रेड हो रही होती, भावना गवली जी के घर पे 20 घंटे की रेड हो रही होती, देश की जनता कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करती, कहती क्या सरकार आई है 2014 के बाद, न पक्ष देखती है न विपक्ष देखती है, सबको एक आईने से देखती है। ये सरकार जरूर भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है। लेकिन होता क्या है, जब यूपीए की सरकार थी तब 53 से 55% विपक्ष के लोग जो थे उन पर कार्रवाइयां होती थी। आज 95% केवल विपक्ष के लोग हैं जिन पर कार्रवाई होती है। इसका मूल कारण है कि जो भी नेता, जो भी पार्टी आपकी गलत नीतियों का विरोध करेगी, आप उसे चुन चुनकर पकड़ेंगे, उस पर केस करेंगे, ईडी के अंदर ठूस देंगे। फिर जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगी, जैसे मनीष सिसोदिया जी और संजय राउत जी के केस में लगा चुकी है, तब जाकर आपकी अक्ल ठिकाने आएगी। लेकिन इस बीच गरिमा जी होता यह है कि नेता का मनोबल गिरता है, उसकी छवि धूमल होती है, वो चीख चीख कर कहता है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन उसके जीवन के 2, 4, 6, 8 महीने या 1-2 साल जो बर्बाद कर देते हैं आप, केवल इसलिए कि वो आपका घोर विरोधी है। ये बोलकर आप आए थे, आप बोलकर आए थे अच्छे दिन लाऊंगा, आप बोलकर आए थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, और आप करने क्या लगे? आप विपक्ष के नेताओं को दबाव यंत्र का प्रयोग करके उन्हें जेलों में ठूसने का काम करने लगे। ठीक है निगत, क्या अब करेंगे? क्या ये जो सोचकर ईडी और सीबीआई, विपक्ष का आरोप है कि आपके यहां जो जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, आप सारी कार्रवाइयां खत्म हो जाती हैं, फुल स्टॉप लग जाता है, जो आपके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ आप इस तरह की दबाव की राजनीति करते हैं। लेकिन क्या ये दबाव की राजनीति 2024 में एक उल्टी पिक्चर भी आपके सामने पेश कर रही है? क्या इस दबाव की राजनीति ने वो कर दिखाया जो बिल्कुल मुमकिन नहीं था 2014 में, 2019 में? सारा विपक्ष एकजुट। देखिए, ये जो कल तक जानी दुश्मन थे और आज हम साथ साथ है कि रंगोली बना रहे हैं, मुझे लगता है इनसे घबराने की, डरने की हमें कोई जरूरत नहीं। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि बड़ी चुनौती बन गया है इंडिया। बिल्कुल, हम चुनौती की तरह ले रहे कि आइए और मैदान जंग में मिलेंगे 2024 में। पर मैं ये ईडी और सीबीआई के साथ, नहीं, ईडी और सीबीआई सरकारी एजेंसी है, जांच एजेंसी है, उनका सरकार से, वो सरकार के अंडर जरूर आती हैं, बट सरकार के इशारों पर काम नहीं करती। अगर हम इस मंच से इस बात को बोलेंगे तो मुझे लगता है ये न्यूज़ 24 के लिए गलत।
गलत होगा बोलना। खैर, अब हम आ जाते हैं इस बात पर, घमंडिया गठबंधन। उस गठबंधन में कितनी आपसी में बंगाल और कांग्रेस में, बंगाल टीएमसी और कांग्रेस में किस प्रकार खून के एक दूसरे के प्यासे हमें पता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में किस प्रकार एक दूसरे के खून के प्यासे हमें पता है। साउथ में इनका कोई अलाई बन नहीं रहा, हमें पता है। वहां पीडीपी और एनसी साउथ में तो एआईएडीएम के भी बड़ा इंपॉर्टेंट अलाई आपका साथ छोड़ गया। वहां पर भी किस तरह के बयान एक दूसरे के खिलाफ आ रहे हैं। लेफ्ट ने किस प्रकार जाके केरला के अध्यक्ष को, कांग्रेस अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, ये हम सबको पता है। खैर, मैं उस पर जा नहीं रही क्योंकि डिबेट उस पर नहीं है। मैं आपके स्पष्ट सवाल पर आती हूँ। उससे पहले मैं जिसका जवाब देना चाहती थी कि 85% आपने कहा कि सारे ही विपक्ष के नेता 95% आंकड़ा दुरुस्त कर लीजिए। 95 आपने बोला, माफ कीजिएगा, 95% आपने बोला कि क्यों विपक्ष के नेता और 5% यहां पर पक्ष के नेता है। तो पहले मैं बता देती हूँ, 2014 के बाद ट्रेस ने यह आंकड़ा जारी करा है कि जब से देश में प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई है, तब से भ्रष्टाचार, करप्शन कम हुआ है इस व्यवस्था में। और उसके बाद जितने भी राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी शासित, वहां पर करप्शन कम हुआ। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन राज्यों में सरकार है, तो वहां पर तो भ्रष्टाचार है नहीं। तो हमारे नेताओं को कहां से पकड़िएगा? हमारा एक ही फॉर्मूला रखाऊंगा। नहीं तो फिर एक सेकंड निगत, ठीक है, एक सेकंड निगत, जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां घोटाला नहीं। व्यापम घोटाला क्या था? बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ जो घोटाला था वो क्या था? इधर कर्नाटक में बीएस बोम्मई को 40% कमीशन किसने कहा? आप ही के विधायक ने कहा, बीजेपी के विधायक ने कहा। कर्नाटक में किसकी सरकार थी? आप कह रहे हैं कि आपके राज्यों में घोटाले नहीं होते। मैं ये कह रही हूं, मैंने तो शुरुआत से ये कहा कि जो गलत हुआ है, जिसके खिलाफ भी कोर्ट को कुछ मिलेगा तो उनको सलाखों के पीछे डाले। हम तो इंटरवीन करेंगे नहीं। पर मेरा मानना ये है, कोर्ट के आदेश के बावजूद 2022 में येदियुरप्पा के खिलाफ कोर्ट ने जांच का आदेश दिया। 2022 में कोर्ट ने कहा केस चलाया जाए। बता दीजिए मुझे, उसी का डिटेल बता दीजिए आप। नहीं तो वो तो कोर्ट संज्ञान ले रही है ना, वही तो मैं कह रही हूं। कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने केस दर्ज किया? गरिमा जी, जब कोर्ट कह रहा है, आप कह रहे हैं कि कोर्ट कह रहा है, तो फिर हमें या एजेंसीज को बोलने की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट है। आज के भारत में लोकतंत्र व्यवस्था सबसे बड़ी है सुप्रीम कोर्ट, राइट? जब कोर्ट कह रहा है तो हमें और आपको इंटरवीन करने की जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि आपने कोर्ट की बात, कोर्ट ये भी कह रहा है, मुझे दो तीन चीजें जवाब देने दी, क्योंकि आपने अपनी स्टोरी में 2-3 लोगों का यहाँ पे संजय सिंह के अलावा नाम चलाया था। मैं उनके बारे में स्पष्ट जवाब देना चाहती हूँ। आपने कहा क्योंकि ईडी कार्रवाई कर रही है और ये तो बिल्कुल दूध के धुले हुए, इन्होंने तो कभी कुछ गलत करा ही नहीं। अब हम आ जाते हैं कर्नाटक के सांसद मंजुनाथ पर। ईडी ने कार्रवाई करी, इन्वेस्टिगेशन करी, रेड हो रही है। आप कह रहे हैं कि ईडी कार्रवाई क्यों कर रही है? 2014 में चले जाते हैं। 2014 में कर्नाटक में, मुझे थोड़ा इतिहास खोलना पड़ेगा ना गरिमा जी, मुझे इतिहास खोलना पड़ेगा ना। मैं क्या करूं? 2014 से घोटाले कर रहे हैं तो मेरी तो गलती है नहीं, बताना पड़ेगा ना मुझे। व्यूअर्स को जानना जरूरी है। 2014 में सिद्धरामैया की सरकार थी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय मंजुनाथ को कर्नाटक की पुलिस ने अरेस्ट करा था, जिसको आज ईडी कार्रवाई कर रही है जिनके खिलाफ। कर्नाटक की पुलिस ने अरेस्ट करा था। क्यों करा था? क्योंकि गोल्ड लोन स्कैम करा था। 62 करोड़ का नुकसान हुआ था बैंक को। क्यों? मंजुनाथ की वजह से। तो तब उस समय बिल्कुल सही था, लेकिन आज गलत है क्योंकि आज ईडी कर रही है, तो बहाने मत ढूंढिए। और 2022 की बात करते हैं, रतिन घोष की बात। मुझे 2-3 आप जवाब देने दीजिए। मैंने सबकी बात सुनी। रतिन घोष की आप यहाँ पे बात करी कि टीएमसी के सांसद है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। अरे हम थोड़ी ना कर रहे हैं। आप बताइए मुझे कि ये लगातार एबीएस इन्फोजोन के जो मालिक हैं उनके साथ डील करते आए हैं। एबीएस इन्फोजोन का मालिक तो अभी भी जुडिशियल कस्टडी में। उन्होंने कुछ नगर पालिका की जॉब में फ्रॉड किया था। यही फ्रॉड में ये लोग भी शामिल है। तो ये कैसे हम? यही तो मैं कह रही हूं निगत, यही तो मैं कह रही हूं कि इधर जितने भी हैं वो सब दागी हैं, वो सब आरोपी हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं। गरिमा जी 5 सेकंड और डीएमके के सांसद के बारे में भी मैं यहाँ पे बंटाधार उनका करने वाली हूँ, एक्सपोज करने वाली हूँ। हाल ही में 2023 कर्नाटक के सांसद की बात नहीं करेंगी अगस्त में, गरिमा जी 2023 अगस्त में एक छोटे से बच्चे, 19 साल के एक बच्चे की वीडियो वायरल होती है, जिस वीडियो में वो बच्चा बताता है कि डीएम के सांसद ने मुझसे 25 लाख रुपए की घूस दी है ताकि उसके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो ये तो लगातार इनकी ट्रेल ऐसी है। तो आलोक शर्मा, क्या ये माना जाए? ठीक है, ओके, होल्ड ऑन मैम। आलोक शर्मा, क्या फिर सब हमाम में नंगे हैं? बकौल निगत सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो हाय तौबा इतना क्यों? ये अलग बात है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो रहा है, आप लोग और सीमेंटेड हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है गरिमा जी, इनकी सरकार है, जांच एजेंसियां इनके मुट्ठी में हैं। अगर कोई आरोपी है तो उसको जेल के पीछे होना चाहिए। लेकिन अभी तक मैंने पूरा रिसर्च किया, एक भी एफआईआर मोदी जी की सरकार के बाद 2014 के बाद हुई हो और उसमें एक भी व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो, मुझे तो नहीं मिला। बीजेपी के तमाम लोग बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करते हैं, लेकिन जिस 1,76,000 करोड़ के घोटाले की बात करते थे, क्लीन चिट यही देते हैं। मोदी जी कहते हैं नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी,
और 48 घंटे के अंदर वो एनसीपी के जो तमाम लोग हैं 71,000 करोड़ के घोटालेबाज, वो इनके मोदी जी के साथ बैठ जाते हैं। जहां जहां जिस जिस राज्य में चुनाव आता है ईडी सीबीआई वहां पर एक्टिव हो जाती है। कहां सरकार बनानी होती है, एमएलए को तोड़ना होता है, खरीदना होता है, वहां एमएलए को खरीदने फरोखने से पहले केसेस जाते हैं, नोटिस जाते हैं। जो अडानी पर सवाल पूछ लेता है उसके ऊपर ईडी सीबीआई के केस शुरू हो जाते हैं। यहां तक कि जो किसान भाई हमारे आए थे दिल्ली के बॉर्डर पर, उनको भी इनकम टैक्स के नोटिस उनको किसानों को भी चले जाते हैं। 40% कमीशन का आरोप अभी आपने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं कि तमाम घोटाले ऐसे हैं कि जिनके ऊपर जांच नहीं होती है। जांच नहीं होती। पिछली छत्तीसगढ़ की सरकार में एक नान घोटाला हुआ था, हजारों करोड़ का घोटाला। ठीक है आलोक जी, ठीक है आती हूं मैं। जैस्मिन, 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तीनों पर पीएमएलए, और पीएमएलए आप भी जानते हैं कितना ट्रिकी एक्ट है। ऐसे में 2024 की लड़ाई कमजोर होती हुई दिख रही या फिर डू और डाई का मुकाबला? गरिमा जी, हम पहले से कहते आए हैं कि भाजपा जैसी खुलेआम गुंडागर्दी करने वाली और सबसे भ्रष्ट सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही, वो अब तक देश को नहीं मिली है। मोदी जी को अब हार का डर इतना सता रहा है कि ये तो आपने बस 3 नेता के नाम लिए और आम आदमी पार्टी के नेता के नाम लिए। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव और पास आने दीजिए। हाँ। एक एक करके सारे विपक्षी नेताओं को जेल में भरा जाएगा। नहीं, क्योंकि निगत अभी समय हार की का कमी डर में सता रहा है। ठीक है, 2024 का चुनाव पास आने दीजिए। आनंद दुबे, पास और कोई आपके यहाँ भी यही संकट होगा 2024 आते आते? गरिमा जी, नहीं, गरिमा जी, एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। प्रधानमंत्री जी और मोदी जी और बीजेपी के नेता रोज पानी पी पी कर हमें कोसते हैं कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो जाएगा, ये 24 तक नहीं टिकेगा। कल ही आंध्र प्रदेश के एक लोकप्रिय नेता पवन कल्याण जी जनसेना पार्टी को एनडीए से अलग कर दिए। तो कमजोर कौन हो रहा है दिन प्रतिदिन? इसका कोई जवाब देगा? कृष्णा हेगड़े मुस्कुरा रहे हैं। कृष्णा हेगड़े पहली दफा राजधर्म, अटल बिहारी वाजपेयी राजधर्म की भी बात करते थे। नहीं, परसों आपके शो पे था, मैंने गिनाया 8-10 बीजेपी लीडर का नाम जहां पर एक्शन लगी थी, सीबीआई की भी और ईडी की भी, और कृष्णा हेगड़े नहीं, नाम नहीं बता पार्टी से एक्सपेल भी किया। नहीं, नाम है, आज भी बताता हूँ। बीजेपी के एमएलए है मिजोरम से, उनका नाम है चकबा। बीजेपी के एमपी है कतारिया, जिनको जेल हुई है। मेघालय से भी वहां मारक करके है, तस्सेम भारती करके सोलभ से है। तो ये सबको भी जेल हुई है। मैं बड़ी आभारी रहूंगी आपकी। वो दिन भी मैंने 8-10 लोगों का नाम बताया था, आज भी मैंने और 5 लोगों का नाम बताया। आई विल बी रियली थैंकफुल कि आप मिजोरम के एक विधायक की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जिन पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कब शुरू होगी ये बता दीजिए, तो आई विल बी थैंकफुल। देखिए, मैंने आपको बताया वो दिन भी और आज भी कि अजित दादा पवार को कोई क्लीन चिट नहीं है। उनका नाम चार्जशीट में नहीं है। लेकिन ट्रायल भी आगे नहीं बढ़ रहा, इन्वेस्टिगेशन भी आगे नहीं बढ़ रही। जब चार्जशीट में ही नाम नहीं है। सर, मैं आपसे अब, क्योंकि बहसा बहसी हो गया, ठीक है, पत्रकार के तौर पर मैं सवाल पूछ लेती हूँ पॉलिटिकल पार्टी से, वो अपने अपने राजधर्म या गठबंधन धर्म का पालन करते हुए जवाब दे देते हैं। लेकिन असल तस्वीर, लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थाएं, पॉलिटिकल टूल, क्या मान लिया जाए इन तमाम स्वायत्त संस्थानों को जिन पर स्वायत्तता का टैग चिपकाती हैं राजनीतिक पार्टियां? देखिए, जहां तक पॉलिटिकल केसेस का सवाल है, मैं समझता हूं स्वायत्तता को बहुत ही गहरा आघात हुआ है। मैं 3 बिंदु पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, उसी से आपको ये पता लग जाएगा। भ्रष्टाचार के जितने भी केसेस हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं प्रूव करना इस देश में। पहला इसलिए क्योंकि सारी जो कार्रवाई होती है वो ब्लैक मनी में होती है। अगर इस तरह का अन्वेषण कि आप किसी को पकड़ के उनसे 164 का बयान कराएं, अप्रूवर बनाएं, बोर्ड से अप्रूव कराएं, तो मैं समझता हूँ सारे राज्य में आपको कई गिरफ्तारियां होती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सब लोग जानते हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट में पैसा गिरता है और किस तरह से पैसा जाता है। एक चीज और है, कोर्ट ने यह भी कहा था कि फिर पार्टी को क्यों नहीं अक्यूज बनाया जाए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, मद्रास हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन किया। वो ऑब्जर्वेशन ये था
कि जबकि पिछली सरकार में 2 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, हाँ। कैसे प्रोसिक्यूशन ने इस सरकार में ये कह दिया कि हाँ उस केस को विड्रॉ करने में कोई हमें आपत्ति नहीं। तो यशोवर्धन इससे आजाद, बहुत सारे लूपहोल्स हैं, अप्रूवर की आपने बात की, स्वायत्तता की आपने बात की, और कुल मिलाकर ये साख का प्रश्न है। ओवरऑल संस्थाओं की साख का नहीं, डेमोक्रेसी की साख का प्रश्न है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, सबसे बड़ा सवाल में इतना ही।